व्हाट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन और एक कॉन्स्टिट्यूशन का रोल क्या होना चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। उसमें यह है कि यार मेरे पास एक ब्लूप्रिंट है जिस पे लिखा हुआ है कि रियासत ने आपके साथ डील कैसे करना है और आपने रियासत के साथ कैसे डील करना है। तो उसमें इस बात की गुंजाइश नहीं बचती कि अगर मुझे कोई हकूक़ नहीं मिल रहे तो मुझे सड़क पे आना पड़े या मुझे मुज़ाकरात करने पड़े या मुझे लड़ना पड़े रियासत के साथ और फिर वो मेरी बात सुने, फिर टीयर गैसिंग हो, फिर लाठी चार्ज हो, उसके बाद कोई बात मेरी मानी जाए। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक ब्रिज क्रिएट करता है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी कहती ही यही है कि कुछ सोसाइटीज़ ऐसी थीं जिसमें जो है वो मौत के खौफ से या अपनी लाइफ के हार्म को बचाने के लिए एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ। जीन जैक्स रूसो भी इस पे लिखता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट किताब है उसकी, लेवायथन किताब है थॉमस हॉब्स की। इसके अलावा भी जो है वो आप इंग्लिश फ़िलासफ़र्स को पढ़ सकते हैं। टू ट्रीटिसेस ऑफ द गवर्नमेंट किताब है जॉन लॉक की, जिसको फादर ऑफ लिबरलिज्म कहते हैं। तो वो यही कहते हैं कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो था बेसिकली वो राइट्स का एक मैनुअल है कि मैंने रियासत की ये बातें माननी है और उसने बदले में ये गारंटी करना है। लेट्स से मैंने इशारे पे रुकना है, क्यों रुकूँ मैं? उसके बदले रियासत मुझे एक ऑर्डर फराहम करती है मुआशरे के अंदर। मैंने टैक्स देना है तो क्यों देना है? क्योंकि उसके बदले वो रीडिस्ट्रीब्यूट करेगी मेरे रिसोर्सेज को और मेरी ज़िंदगी को एनरिच करेगी, बेहतर बनाएगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ ठीक करेगी। और मैं अगर किसी का मर्डर करता हूँ, मैं क्यों जेल में जाऊँ? एब्सोल्यूट फ्रीडम क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने दूसरे के राइट्स इन्फ्रिंज किए हैं और रियासत जो है वो एक सॉवरन है जो अपनी रिट को अप्लाई करेगी मेरे ऊपर। तो ये सारा कुछ देखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन का रोल यही था कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट को डिफ़ाइन करे। लेकिन हमारे यहाँ पे हर बात मनवाने के लिए एक जत्था लेके बाहर आना पड़ता है जिसमें बड़ा सा ग्रुप हो और उसमें पोटेंशियल हो वायलेंस की, वो अदालतों पे हमलावर हो जाए, वो दफ्तरों को तोड़ दे और वो पुलिस वालों को मारे। उसके बाद स्टेट सीरियस लेती है आपको, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की तो वैल्यू नहीं है। और उसमें भी आपने देखा है मुशर्रफ साहब का कोट था कि जी इट्स अ पीस ऑफ पेपर टू बी थ्रोन इन द डस्टबिन। और उससे पहले हुआ भी है ऐसे, अयूब साहब ने भी यही किया, याहिया ने भी यही किया, ज़िया ने भी यही किया। तो कॉन्स्टिट्यूशन का रोल ये था कि इट्स अ ग्लू जो कि बाइंडिंग फोर्स है सोसाइटी की। और पाकिस्तान में इसीलिए डिसइंटीग्रेशन है कि कॉन्स्टिट्यूशन का मजाक बनाया हुआ है। अमेरिका ने 250 सालों में जितनी अमेंडमेंट्स की हैं हम उससे आगे बढ़ गए 17 सालों में, क्योंकि बहुत आसान है। लूज़ कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं इसको, कि कुछ बंदे इकट्ठे हों और फैसला करेंगे बदल दो कॉन्स्टिट्यूशन को, चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए इट हैज़ बिकम अ जोक। और ये जो आपने भी बात की जत्था लेकर आ जाओ, स्टेट घुटने पे आ जाती है। मुझे खुद डीसी इस्लामाबाद ने बताया था कि 1500 बंदा अगर इस्लामाबाद में आ जाए तो गवर्नमेंट डाउन है। मतलब हमें घुटने टेकने पड़ते हैं, हमें मुज़ाकरात करने पड़ते हैं और हमें आ जाना पड़ता है सिर्फ 1500 बंदे पे। आपके न्यूक्लियर पावर स्टेट का कैपिटल सॉर्ट ऑफ गिव अप कर जाता है। वो आपको याद होगा वो एक बंदा जो आ गया था गन लेकर अपनी बीवी के साथ, उसने उसका आज तक क्या हुआ ये भी नहीं पता। हाँ, पूरी इस्लामाबाद पुलिस के पास एक वो जो है एक बंदूक नहीं थी उसको बेहोश करने के लिए। और वो नहीं थी और वो कैपिटल सिटी की पुलिस है। तो वाकई इतनी पोटेंशियल है कि आप अगर सबोटाज करना है चीज़ों को, इट्स वेरी आसान, स्टेज को बहुत आसान, स्टेट को आप कर दें। और वो देखें ना, उसके बाद फिर अल्टीमेट क्योस ही होता है, एक स्टेट ऑफ नेचर जिसको कहते हैं। कि वो जो हॉब्स ने कहा था कि लाइफ इन अ स्टेट ऑफ नेचर इज़ नास्टी, ब्रूटिश, शॉर्ट एंड सॉलिटरी। तो मैं कहता हूँ लाइफ इन पाकिस्तान इज़ नास्टी, ब्रूटिश, शॉर्ट एंड सॉलिटरी। क्योंकि हर वक्त एक पाकिस्तान में इतना थ्रेट एक्चुअल नहीं है जितना थ्रेट परसेप्शन है। क्योंकि असल में ऐसे ममालिक हैं जहाँ इससे ज़्यादा टेररिज्म हो रहा है, लेकिन जो खौफ की फ़ज़ा है ना वो बहुत ज़्यादा है। जो एक परसीव्ड थ्रेट है कि यहाँ से कोई आएगा मोबाइल ले जाएगा, यहाँ से कोई गाड़ी आएगी मुझे उठा के ले जाएगी, इधर से ड्रोन आएगा। और डिपेंड करता है कि आप किस जगह पे हैं। बलूचिस्तान में हैं तो वहाँ के शहरी को और खौफ है, फाटा वाले को कोई और है, कराची वाले को मोबाइल स्नैचिंग का खौफ है, ठीक है, लाहौर में वडेरे का खौफ है, तो साउथ पंजाब में सरदार का, या इस तरह से। तो हर जगह थ्रेट परसेप्शन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अब भी मेजरली एक ट्राइबल सोसाइटी है और ट्राइबल सोसाइटी में जत्थे ही काम करते हैं, उसमें इंडिविजुअल्स होते ही नहीं हैं, उसमें कोई फ़र्द नहीं होता, उसमें जत्थे होते हैं। यू आर एसोसिएटेड टू अ ग्रुप एंड दैट गिव्स यू द पावर, क्योंकि इंडिविजुअली आपकी कोई ताकत नहीं है, औकात नहीं है। वर वी एवर ऑन द राइट ट्रैक एज अ नेशन? वेल नो, बिकॉज हिस्टोरिकली अगर पहले दिन से बुनियाद गलत रखी जाए तो उसके ऊपर जितने मर्जी ज़बरदस्त आप स्काई स्क्रैपर बना लें। तो इस पर एक बहुत अच्छा शेर है, एंड आई ऑलवेज एडमिट कि मैंने ये शेर किससे सीखा था? खादिम हुसैन रिजवी से, बिकॉज आई यूज्ड टू वॉच हिज वीडियोस। और एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए ही सही, बट मैं देखता ज़रूर था। मैं भी देखता था। तो उसमें उन्होंने एक शेर कहा था, किश्ते अव्वल चून नहद में मारकज, ता सुरैया मीर रवत दीवार कज।
यानी कि अगर आप एक पहली ईंट ही टेढ़ी रख दें जी उसके बाद आप दीवार आसमान तक भी बना दें वो टेढ़ी ही रहेगी। बिल्कुल ज़बरदस्त। मैं हमेशा आई एम ऑलवेज ओपन टू लर्निंग कि कहीं से भी आए चीज़ अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल, तो ऐसे ही है। देखें ना, वो उसकी वजह ये है कि अब जब फैसला कर लिया आपने कि जो रियलिटी थी उसको छुपाना है, पर्दा डालना है उसके ऊपर, तो ऑब्वियसली फिर उसके बाद जितनी डेवलपमेंट्स होंगी वो कन्फ्यूजन पे बेस्ड होंगी, और वो समत पाकिस्तान की डायरेक्शन आज तक तयन नहीं हो सका उसका। और जिससे भी पूछ लें तो उसका अपना ही विजन है पाकिस्तान का। एक छोटा सा तबका है जो कहता है 11 अगस्त की स्पीच निकालें जिन्ना साहब की, और उसमें क्लियर हो चुका है कि इट वाज मेंट टू बी अ सेकुलर स्टेट, यू हैव द फ्रीडम टू गो टू योर चर्चेज, योर मॉस्क, योर टेम्पल्स, स्टेट हैज़ नथिंग टू डू विद इट। तो मैं कहता हूँ कि यार मतलब जो दूसरे वाले हैं उनके पास भी आपसे डबल एविडेंस है, बल्कि 4 गुना 10 गुना ज़्यादा एविडेंस है। तो आप इससे कैसे रेकनसाइल करेंगे? क्योंकि वो एब्सोल्यूट कन्फ्यूजन यहीं से है ना कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल तो सेट नहीं हुआ। जैसे केमाल अतातुर्क की मिसाल मैं देता हूँ कि उसने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखवा दिया कि रियासत के जो सरगर्मियाँ हैं उसमें मज़हब का इस्तेमाल नहीं होगा, और ये भी लिखवा दिया कि अगर हुआ तो फ़ौज को ये ताकत दे रहा हूँ कि वो कू कर दे, लेकिन ये इस्लामिक टच नहीं चलेगा। पॉलिटिक्स जो है वो पॉलिटिक्स ही रहेगी, क्योंकि उसमें आके करप्शन को जो है ना इंड्यूस करना बड़ा इजी हो जाता है अगर आवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोई यार्ड स्टिक है इस तरह की। तो इसीलिए वो केमाल सेकुलरिज्म का प्रिंसिपल आज भी दिखाई देता है। बेशक अब आकर अर्दगान साहब बड़ा उसको रिवर्स करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो स्पिरिट तो रहती है वहाँ पे। इसीलिए टर्की मुस्लिम अदर जो मुस्लिम वर्ल्ड है उससे कंपैरिजन कर लें, थोड़ा बेहतर ही मिलेगा आपको। बेशक इकॉनमी सफ़र कर रही है उसकी जो भी है। तो यहाँ पर ये हुआ कि आते साथ ही 47 से 58 तक माशाल्लाह 2 वज़ीर आज़म आने चाहिए थे, आए 8। और उसमें कुछ ऐसे भी हैं, मेरा ख्याल है मोहम्मद अली बोगरा जिसकी 2 महीने की नौकरी थी, किसी को 3 महीने बाद लात मार रहे हैं, कोई 2 साल बाद निकाला जा रहा है, किसी को कहा है कि ये आर्मी चीफ बनेगा उसका जहाज़ गिर जाता है, किसी वज़ीर आज़म को जलसे में गोली मारी जाती है, उसका जो केस लेता है उसका भी जहाज़ गिर जाता है। लियाकत साहब की बात कर रहा हूँ। तो इससे ये समझ आती है कि शुरू दिन से एक पावर स्ट्रगल शुरू हो गई थी, और ये सर्टन ग्रुप्स ने ये आइडिया लगा लिया था कि इतना बड़ा वैक्यूम है, जो जीत गया अगली बाउंटी उसकी है। और वो नज़र आती है पहले दिन से हमें। up for grabs. या इट वाज, क्योंकि आउटवर्ड लुकिंग कंट्री था। पहले दिन से बॉर्डर से बाहर देखा है, अंदर देखा ही नहीं कि क्या ठीक करना है। पहली एड जना साहब के होते हुए आ गई थी $5 बिलियन की। इसके अलावा कोरियन वॉर जो 50 में शुरू हुई थी उसमें ही हमने कहा कि ये रेंट पे हमारे फ़ौजी दस्तियाब में ले जाएं और पैसे देते रहें। रेंटियर स्टेट बन गई तब से, जो अब लोग तनकीद करते हैं, ये उस दौर में बुनियाद फीफा पे लोग कह रहे थे। तो भाई ये लेगेसी है आपकी, या आपके जो पॉलिटिकल ग्रेड्स हैं ये उन्होंने किया है। तो उसके बाद आगे बढ़ते हुए जी सीटो सेंटो साइन कर लिया कि रूस से हमने बचाना है वेस्ट को। उन्होंने कहा भाई आपका तो ताल्लुक ही नहीं है, आप किधर बैठे हुए हैं, आपकी रेलेवेंस कैसे बन रही है? उन्होंने कहा नहीं, हम मिडल ईस्ट को बचाएंगे और उसके लिए अपनी आर्मीज़ आपको देंगे। तो बहुत कम लोगों को पता है ये SSG जो है फ़ौज के अंदर, ये भी अमेरिका ने बना कर दी थी रूस के अगेंस्ट। और अयूब साहब ने फिर पैसा लेना शुरू कर दिया, और वो पैसा लेके उन्होंने रूस के अगेंस्ट को जो लड़ना था वो उन्होंने इंडिया पे मास खोल दिया। तो गोरों ने कहा कि भाई ये क्या स्कैम कर दिया मतलब हमसे तो कहा था कि वो हम तो मॉस्को पे झंडा लगाएंगे, दिल्ली पे लगाने की कोशिश करना शुरू कर दी है। तो ये था कि ये इतना क्योस दिखाई देता है शुरू में आपको। पहले ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आती है, फिर अयूब कहता है सेकुलरिज्म थोड़ा सा लेके आना है, और बाद में वो भी चेंज हो जाता है। और 62 के आइन में रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान लिखता है, भुट्टो साहब कहते हैं पीछे इस्लामिक लगा दो नहीं तो मार पड़ेगी, कहता है ठीक है। तो आगे फिर ज़िया साहब आ जाते हैं, बीच में इस्लामिक सोशलिज़म आ जाता है भुट्टो साहब का, इस्लामिक एंड सोशलिज़म माशाल्लाह ऑक्सीमोरन। तो अब इस पर भी लोग कहेंगे कि ऐसा हो सकता है, रेकनसाइलेबल है, लेकिन उस टाइम भुट्टो साहब के अपने साथी कह रहे थे ये क्या कर रहे हैं आप, और वो पावर में आके पूरी लेफ़्ट को जेल में डाल देते हैं। वो ख़ुद लेफ्टिस्ट थे। ज़िया साहब तो आके फिर वैसे ही जो बाकियात थी उनको भी पटाखा बजा के चले गए उसका भी, कि फिर वो तो ख़त्म ही हो गया ना। फिर 90s में नवाज शरीफ साहब आते हैं, वो कहते हैं कि अल्लाह ज़िया को करवट करवट जन्नत नसीब करे। IGI बनाते हैं, बीबी के ख़िलाफ़ जो है वो पूरी कैंपेन करते हैं डेफेमेशन की, और नैब पीछे लगाते हैं पीपल्स पार्टी के, ये सारा कुछ करते हैं। आज उनके पीछे लगी हुई थी पिछले दौर में। फिर बाद में स्टेट कहती है कि जी अब दोबारा से मुशर्रफ साहब खैर बीच में आते हैं, वो कहते हैं एनलाइटन मॉडरेशन, मैं बसंत भी मनाऊंगा, मैं गुड्डी भी उड़ाऊंगा, म्यूज़िक भी, डांस भी करेंगे।
ठीक है। यहाँ आपका जो कराची में या आर्ट्स कोई काउंसिल है या पता नहीं क्या है, अभी भी मेरा ख्याल है उनकी फैमिली रन कर रही है, तो थोड़ा सा एनलाइटनमेंट भी बीच में दिखाई देती है आपको, लेकिन साथ KP के अंदर मुत्तहिदा मजलिस अमल बनाते हैं। इतना वोट पूरी तारीख़ में फार राइट को नहीं मिला जितना मुशर्रफ साहब के दौर में मिला, और लोग कहते हैं वो सेकुलर आदमी था। फिर वो ख़त्म होता है तो उसके बाद में फिर एकदम से ये सोचते हैं कि 2 पार्टियां आप कहीं डेमोक्रेसी ना वापस ले आएँ, तो उन्होंने कहा लेट्स इंट्रोड्यूस अ थर्ड फोर्स, और फिर एकदम से तब्दीली की फ़ज़ा आपको मिलती है जो आजकल चल रही है। 4-5 आर्मी चीफ़ की मरहून मिन्नत, जो मतलब इतना कभी विरासत में किसी को सियासतदान नहीं मिला कभी इतना जितना खान साहब मिले हैं, कि शुरू होता है हमीद गुल साहब से और उसके बाद में आगे बढ़ते बढ़ते ज़हीरुल इस्लाम साहब, बड़ा कंटिन्यूस रहा है उनका सफ़र, पाशा साहब, बाजवा साहब, फैज़ साहब। तो ये है। तो फिर ये एक ओवरऑल मैंने आपको ब्लूप्रिंट दिखा दी है कि जी ये कन्फ्यूजन का ये आलम है कि अब तक नहीं इल्म के कहाँ जाना है। अगर आपने क्लिप एंजॉय किया तो पूरी वीडियो देखने के लिए कमेंट पे दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए और मेरे मेन चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ताकि आपको वक्त के साथ साथ अपडेट्स मिलती रहे। बहुत शुक्रिया।